हाँ, लोकसभा पार्टी मुझसे नगीना लड़ने के लिए और भी उन्होंने रैली भी की। वो चाहते हैं कि मैं नगीना चुनाव लड़ूं। रावण के टैग को लेकर पूछा गया, लेकिन अब शायद कोफ्त होता है इससे। किसी महिला से पूछो, उसकी जानकारी देके रावण अच्छा था बुरा था तो वो कहेंगे कि रावण जैसा भाई होना चाहिए। आज चंद्रशेखर आजाद कहाँ खड़े हुए हैं गठबंधनों की इस राजनीति में? चुनावी अलायंस के जो हैं वो रिश्ते बड़े बहुत, जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, अनुभव बहुत बुरे हैं। क्या चंद्रशेखर रिलीजियस है? ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सब अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। क्या चंद्रशेखर आजाद आरएलडी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं तो चाहता हूँ। राहुल गांधी के बारे में क्या सोच है, जो 1-1.5 साल में जो बदलाव हुआ है? राहुल गांधी जी ने भी इसकी बात की है कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, यानी कि उनको चीजें समझ आई है धरातल पे। अग्निपथ योजना, इसके बारे में आप पहले भी बात कर चुके हैं। और अग्निवीर अग्निपथ योजना का नाम है और जो बनते हैं वो अग्निवीर। सरकार को अपनी इस योजना पे सोचना चाहिए और जिस तरह से वो किसानों के विरोध में कानून लाके उन्होंने चुनाव के समय माफी मांग के वापस किया, इसको वापस कर ले तो बहुत अच्छा होगा। और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जब रिजर्वेशन आया, मैंने उसका विरोध किया। उसका मेरा जो आज वो था, वो बात चरितार्थ हो रही है। एक विचार काफी ज्यादा चलता है, प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण आना चाहिए। देश में बदलाव चाहते हो और देश को ताकतवर करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो एफर्मेटिव एक्शन आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप इस सिस्टम को प्राइवेट कर दोगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। एक बार नहीं 2 बार बल्कि 3-3 बार उनको वापस कर दिया जाता है। उसके बाद भी वो दूसरे रास्ते से उस गांव तक पहुंच जाते हैं। तो आज आप स्टडी करके बैठे हैं? मैं राजस्थान ही देखता हूँ। अच्छा, फिर ठीक। बीजेपी सरकार मुझे जेल भेज देती तो भी मैं इस लड़ाई को लड़ता, और कांग्रेस सरकार ने मुझे वापस दिल्ली भेज दिया तो भी मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। ओपीएस लागू होनी चाहिए, सरकारों को देखना चाहिए कि वो ओपीएस के पे कब अपना रुख जो है, स्टैंड जो है क्लियर करती है। आर्टिकल 15 एक फिल्म आई थी जिसमें जीशान अय्यूब ने एक कैरेक्टर प्ले किया था, तो उसमें वो कैरेक्टर आपसे काफी सारा मेल खाता था। उसका एंड बहुत अच्छा है और वो एंड मेरा भी हो जाता, लेकिन अभी हुआ नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं टीका लगाता हूँ नहीं लगाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, इससे आम जनता के जीवन में, आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव हो रहा है? इंडिया अलायंस में जाने का ऑफर है या मन है? विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग 2024 के बारे में सोचें। यही जवाब दिया था आपने जब ऑफर आया था, है ना? मैंने आपसे कहा कि हमारा यही स्टैंड है। मेरा सपना तो बहुत बड़ा है। आपका प्रधानमंत्री वाला ही है? ये आप बता रहे? नहीं, बहुत बड़ा है तो मतलब देश के लिए। सीरियसली सर, अब मैंने कहा मेरा सपना। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक पाकिस्तानी फैंस अपने देश की का सपोर्ट कर रहा था, और जब आप वर्ल्ड कप करा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तमाम देशों के सपोर्टर यहाँ आएंगे और अपनी देश के जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। तब हमारे लोगों ने, सरकारों के साथ जिस तरह का बिहेवियर हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने किया, पुलिस के लोगों ने, वो अच्छा नहीं है। मैं तो अपने देश के जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा ना, मैं उनका सपोर्टर हूँ और मैं वहाँ से चल के यहाँ आया हूँ। और वहाँ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मुझसे कहे कि आप यहाँ नहीं लगा इंडिया जिंदाबाद का नारा, मैं उसके मुँह पर नहीं थप्पड़ मारूंगा एक। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के मंच पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज न्यूज़ तक के मंच पर हमारे खास मेहमान हैं चंद्रशेखर आज़ाद। आपकी पहले तो सेहत कैसी है और आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बता सकते हैं, फैमिली के बारे में बताएं ज़रूर, क्योंकि कई बार होता है कि तमाम आप इंटरव्यूज़ करते हैं, राजनीतिक बातें ही होती है सिर्फ, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि आप अपने बारे में भी 2-4 बातें कर लेंगे, अच्छा लगेगा। तबीयत मेरी अच्छी है और इसके लिए मैं यूपी सरकार का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि गोली लगने के बाद आप बच जाओ। तो मेरे पास अपनी जो साथी हैं उनके प्यार आशीर्वाद के साथ, बहुत सारी माताओं बहनों के प्यार आशीर्वाद, बस यूपी सरकार का भी बड़ा अच्छा प्यार है मेरे साथ। तो उनकी पुलिस जो है वो अच्छी है, इस वजह से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अच्छी है। इस अच्छी कानून व्यवस्था में गोली लगने के बाद मैं स्वस्थ हूँ और अपने काम को कर रहा हूँ। एक अलग बात है कि वो गोली लगना और वो उसका एक जो एटमॉस्फेयर उस समय बनता है, वो एक भय जैसा माहौल वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, लेकिन अब मैं उससे पार पा चुका हूँ। जब आप राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे तो फिर आप लोगों से दूरी बना के नहीं रह सकते। फिर आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको सुनना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, कई चीज़ों को ज़मीन पे देखना पड़ेगा। मेरे जैसे नए व्यक्ति के साथ तो और ज़्यादा है कि जिन सच्चाइयों से वाकिफ़ नहीं है, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, तो उनको किस तरह से हम लोग उन सच्चाइयों को समझें और उसकी आवाज़ बन के, कभी आपके चैनल्स के माध्यम से, कभी मंचों के माध्यम से, कभी रैलियों में और कभी छोटी छोटी मीटिंगों में उन पर हम चर्चा करें कि वो मुद्दे बने। तो सेहत जिनकी ख़राब है उनकी ठीक करनी है और सबकी सेहत अच्छी रहे, इस काम को आगे बढ़ के जो है हम लोग कर रहे हैं। परिवार तो जो जिस मूवमेंट में हम लोग काम करते हैं वो एक परिवार है,
और जिस परिवार में मैं पैदा हुआ वो एक परिवार है, और समाज के रूप में ये देश, जो प्रदेश और देश है, ये भी एक परिवार है। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में शक्ति है। इस शक्ति से जितने लोगों के जीवन में आप बदलाव कर सको और जिन चीज़ों में सुधार कर सको, जो कानून अभी तक लागू नहीं उनको लागू करा सको या कुछ अच्छे कानून बनवा सको, उसमें हाथ आजमाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है। और उम्मीद है इस बार राजस्थान मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसमें कुछ अच्छे रिजल्ट आज़ाद समाज पार्टी के फेवर में आने वाले हैं, जो कि वहाँ की ज़मीन बता रही है और वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत बता रही है। एक सच पूछना चाहूँगा, अब डर लगता है, भीड़ में कई बार डर लगता है और फैमिली प्रिकॉशंस भी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, फैमिली ने कभी रोका ही नहीं। फैमिली रोकती तो शायद यहाँ नहीं बैठा होता। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो झूठ में तो कुछ भी बोल दे, लेकिन ये एक कड़वा सच है कि असली ताकत फैमिली से मिलती है। क्योंकि रात में जब आदमी घर जाता है तो फैमिली उसका सपोर्ट भी देती है, उसको निगेटिव भी करती है। तो यहाँ अच्छा है कि लक्ष्य हमारे पास है तो फैमिली का हमेशा पॉजिटिव सपोर्ट ही मिला है। और जो साथी होते हैं वो बहुत चिंता करते हैं। जैसे हमारे जो यूनिट के लोग हैं, उनके लिए मैं, जैसे बीजेपी के लिए मोदी जी हैं, समाजवादी के लिए अखिलेश जी हैं, कांग्रेस के लिए राहुल जी हैं, और उसी तरह मैं आज़ाद समाज पार्टी के लिए मैं उनका इकलौता नेता हूँ। तो उनको बड़ी चिंता होती है, और चिंता होनी भी चाहिए। मुझे तैयार करने में उन्होंने बहुत कुछ खोया है। इस पहचान के लिए हज़ारों लोग जेल गए हैं, बहुत सारे लोगों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, बहुत सारे लोगों ने राशुका झेली है, कुछ लोग अभी भी झेल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक नुकसान हुए। मैंने बहुत सारे साथी भी खोए हैं इस आंदोलन में। तो डर तो नहीं लगता है। डरे भी किससे? ना तो किसी ने जीवन दिया है, ना कोई जीवन छीन सकता है। जब हमारी आस्था और विश्वास कुदरत में है और सच्चाई ईमानदारी में, और हम अच्छा काम कर रहे हैं और मन से हम तैयार हैं, तो फिर किसी बात का डर नहीं। बस ये है कि मैं पहचान छिपा के निकलता रहता हूँ। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे पास ये अच्छा हुआ कि कोरोना आया तो मास्क की सुविधा आ गई। अब अगर मास्क लगा के निकले तो लोग अजीब सा समझते नहीं है। पहले समझते थे अगर कोई मुंह छिपा के निकले तो सोचते थे कि कौन है, लेकिन अब समझते हैं कोई प्रिकॉशन ले रहा होगा स्वास्थ्य के लिए। तो मैं अक्सर मास्क लगा के निकल जाता हूँ, क्योंकि यूपी सरकार ने सुरक्षा तो दी नहीं, तो अपने भरोसे अपनी सुरक्षा करनी पड़ रही है और बाकी कार्यकर्ता मदद करते हैं। पहचान की बात कही आपने, तो हमारा जो एक सेक्शन है उसमें मैं आऊँगा सब्सक्राइबर सवाल। तो मतलब हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए हम बताते हैं कि आज हमारे यहाँ फला व्यक्ति आ रहा है, तो अपने सवाल रखते हैं, तो उस सेक्शन को बाद में लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें जो पूछा गया वो रावण के टैग को लेकर पूछा गया। अब ये टैग जो है पहले शायद आपको अच्छा लगता था, बीबीसी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा था कि ठीक है, अगर किसी का सम्मान बचाने के लिए अगर ये टैग लग रहा है तो ठीक है, लेकिन अब शायद कोफ्त होता है इससे। मैं जब कक्षा 6 में था, मुझे कक्षा 6 तक का ज्ञान था। जब मैं 12वीं में गया तो मेरा ज्ञान बढ़ा। जब मैंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो मुझे जानकारियाँ मेरी और बढ़ी। जब मैंने लॉ किया तो मुझे विधि की भी जानकारी हुई। जब मैंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की तो राजनीतिक जानकारी हुई। तो जब मैं भारत की राजनीति को देखता हूँ और समझता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी नेता नहीं चाहेगा, कोई व्यक्ति की मेरी वजह से किसी दूसरे को फ्री में लाभ हो जाए। भारत में करैक्टर्स हैं, भारत में जातियाँ हैं, भारत में धर्म हैं, भारत में तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। इस व्यवस्था में जो आज का जो कल्चर बना हुआ है, आज की जो सांस्कृतिक वो है, उसमें ये मन से तो लोग कहते हैं कि इसे महिला से पूछो, उसकी जानकारी देके रावण अच्छा था बुरा था, तो वो कहेंगे कि रावण जैसा भाई होना चाहिए। लेकिन जब आप उसको, जैसे कल दशहरा है तो कल रावण को जलना भी है, तो कोई जलना क्यों चाहेगा? तो बेसिक ये है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स करती है धर्म की, वो मेरे नाम को उस तरह से यूज ना करे और उस तरह से के गलत प्रभाव जो है लोगों पे ना जाए, इसलिए मैंने इस नाम में को मना कर दिया कि मेरा इस नाम से मुझे ना जोड़ा जाए। और बाकी नाम मैं कहता हूँ कि नाम तो मुझे माता पिता ने दिया। मेरे फादर ने चंद्रशेखर आज़ाद मेरा नाम बचपन में रखा, जब मुझे भी नहीं पता था कि, उनको भी नहीं पता था मैं करूँगा क्या। मेरे बड़े वाले भाई का नाम भगत सिंह रखा। अब सोचो कि कितने क्रांतिकारियों से कितना प्रेम रहा होगा मेरे पिता को। तो मैं तो अपने पिताजी की बात को चरितार्थ कर रहा हूँ कि मेरा नाम चंद्रशेखर है, तो मैं उसी तरह से लोगों के हकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और कमिटमेंट के चंद्रशेखर आज़ाद भी पक्के थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके जैसा तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि इस नाम को कभी कमजोर ना पड़ने दो। आपने दशहरे का जिक्र किया, क्या चंद्रशेखर रिलीजियस है? इस देश में कौन रिलीजियस नहीं है, बताइए ना। और मैं धर्म को इस तरह समझता हूँ कि धर्म जोड़ने के लिए, धर्म इंसानों के लिए है, लेकिन आज धर्म का इस्तेमाल
राजनीति में या बहुत सारी चीज़ों को बदलाव करने के लिए किया जा रहा है। अब इंसान धर्म के रूप में इस्तेमाल होने लगा है, तो फिर कहीं ना कहीं धर्म जो है, मैं समझता हूँ इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। भाई मैं भी धार्मिक हूँ, तो मैं हमारे यहाँ कुलगुरु हैं सतगुरु रविदास जी, मैं उनके मंदिर भी जाता हूँ। बहुत सारे और हमारे जो हैं महापुरुष हैं या हमारे जो साधु संत हैं, मैं उनके यहाँ भी जाता हूँ। लेकिन मैं जो उनसे अच्छी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं उनसे सीखता हूँ, और जो मुझे लगता है कि इससे मेरा कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है या ये और लोगों के लिए छोड़ना है तो वो उनके लिए छोड़ देता हूँ, बाकी आगे निकल जाता हूँ। जैसे सतगुरु रविदास जी कहते हैं, उनकी वाणियों में हमें संतों की वाणियों को पढ़ना चाहिए। एक वाणी उनकी बड़ी रोचक लगी मुझे, जिसमें वो कहते हैं कि सुख शांति का जीवन जीने के दो रास्ते हैं। पहला क्या तो अपना राज होना चाहिए, या फिर दूसरा शमशान में ही आदमी को सुख शांति मिलती है जाने के बाद, यानी क्या तो मरने के बाद मिलती है, या फिर जीवन हो तो वो राजपाट के साथ। तो देखो 600 साल पहले ये बात कह के गए रविदास जी, और वो कहते हैं ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन्नु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। क्योंकि उस समय ऊंच नीच थी, आज भी है, गैर बराबरी थी। तो वो कहते हैं कि ऐसा राज होना चाहिए कि जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, किसी को तन ढकने के लिए कपड़े की, किसी को खाने के लिए अन्न की, या रहने सर ढकने के लिए छत की, या किसी को भय का डर का कोई ऐसा माहौल ना हो। ऐसा राज होना चाहिए, जो कि अभी तो दिखाई नहीं देता है। अभी तो कोसों दूर, अभी तो जिनकी सरकार है बाकी लोग डर के साए में हैं। वो सोचते हैं पता नहीं कब ईडी सीबीआई वाले आ जाएं, इनकम टैक्स वाले सुबह 4 बजे घर के बाहर ना खड़े हों, राज्यपाल साहब जो हैं वो सुबह 4 बजे सरकार बनाने का न्योता ना भेज दें। तो अभी तो हालात किस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ा जा रहा है, ये सबके सामने, किससे छिपा हुआ नहीं। पिछले कुछ महीनों की राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र डालें तो आपकी बहुत सारी तस्वीरें जयंत चौधरी के साथ हमने देखी। राजस्थान भी आप गए दलित समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर। इसके अलावा 2022 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब भी जयंत चौधरी के साथ आप थे, गठबंधन में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी अगर आम आदमी से पूछो तो वो ये कहते थे कि भाई जयंत चौधरी के साथ एक पॉलिटिक्स मतलब चल रही है। खतौली चुनाव में आप अखिलेश यादव, जयंत चौधरी इस गठबंधन में थे। अभी आज की तारीख में चंद्रशेखर आज़ाद किसी गठबंधन में हैं? अगर हम लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बात करें या फिर आप की मौजूदा राजनीति की बात करें, आज चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ खड़े हुए हैं गठबंधनों की इस राजनीति में? 14 अप्रैल 2023 हम लखनऊ में थे और मैंने, अखिलेश जी ने प्लान किया कि हम मध्य प्रदेश का चुनाव मिलकर लड़ते हैं, और इसी वजह से हम लोग, जयंत चौधरी जी, मैं और अखिलेश जी, हम लोग 14 अप्रैल को मऊ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मस्थली भी गए, इस संदेश के साथ कि हम वहीं से इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और मध्य प्रदेश जिस राजनीति को हम करते हैं, बहुजन राजनीति, की बहुत उपजाऊ ज़मीन है। 90% आबादी वहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग की। खैर किसी वजह से वो बात परवान नहीं चढ़ पाई। तो अभी तक अलग तो नहीं है, क्योंकि हमने नगर पंचायत, नगर पालिका का चुनाव भी इकट्ठे ही लड़ा। वो एक अलग बात है कि हिस्सेदारी में कभी कभी थोड़ी इधर उधर होती रहती है, तो मैं उस पर ज़्यादा सोचता नहीं। मैं सोचता हूँ कि भाई हमें अपने रास्ते खुद बनाने हैं। सब लोग अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन कोई आपको कुर्सी नहीं देगा। कुर्सी चाहिए तो आपको उतना ताकतवर बनना पड़ेगा। क्या तो आप कुर्सी खींचने वाले बनो, या आप इतने ताकतवर हो कि आप किसी का रास्ता आसान करो कि लोग आपके लिए कुर्सी छोड़ें। तो अभी तक तो है, अगर उनके वो अलग होना चाहें तो उसमें कोई बुराई नहीं। मैं समझता हूँ कि कोई भी नए आदमी के लिए या कोई भी नया काम आप करोगे उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ, तो सभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। मेरे पिताजी तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, मेरे पिताजी तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। मेरी माँ हाउस वाइफ है। मेरी फैमिली राजनीतिक फैमिली नहीं है। तो मैंने तो जो कुछ सीखा वो संघर्ष से सीखा। हमारे यहाँ कहते हैं कि आदमी बादाम खाने से नहीं सीखता है, ठोकर खाने से सीखता है। तो मैंने तो कई अलायंस के, मेरे चुनावी अलायंस के जो हैं वो रिश्ते बड़े, बहुत जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, अनुभव बहुत बुरे, लेकिन इन सब चीज़ों से सीख लेके, और मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप अपने आप ताकतवर नहीं होंगे तब तक आपको कोई अवसर नहीं देगा। तो हम अपना काम कर रहे हैं और मजबूती से कर रहे हैं। कई स्टेट में, 7 से 8 स्टेट में हमने अपने संगठन को मजबूत तैयार किया। हरियाणा, नॉर्थ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली,
उत्तराखंड, यूपी और झारखंड, महाराष्ट्र में अभी हमारी संगठन की बॉडी जो है, स्ट्रक्चर वो बन रहा है विधानसभा लेवल तक का। और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, यहाँ हमारा भीम आर्मी का भी बहुत मजबूत संगठन है। इन स्टेटों में भीम आर्मी का संगठन है, केरल तक। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ज़मीन बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम पे संगठन है, हम उसको जब चाहे इधर आज़ाद समाज पार्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन चुनावी राजनीति और सामाजिक राजनीति बहुत फ़र्क है। यहाँ तो हर कोई आपको गिराने के लिए बैठा है। समाज ऐसा होता है कि हर कोई आपकी मदद करता आगे बढ़ने में। तो समय लगेगा, धीरे धीरे सीख रहे हैं। कार्यकर्ता भी जो फोर्स है, जैसे आर्मी में कोई भर्ती होता है तो पहले दिन जवान नहीं होता, रंगरूट होता है, फिर एक ट्रेनिंग के बाद सीखता है। तो अभी धीरे धीरे समय लगेगा। 3 साल की पार्टी है हमारी, 2 साल हमने कोरोना में बिताए, तो अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। कैडर का काम चल रहा है और एक आने वाला समय होगा, बहुत अच्छा होगा। आज़ाद समाज पार्टी ताकतवर होगी, उस पर अपना कैडर। नहीं, माशाल्लाह, आपने ये जो बयान दिया है ये तो किसी सीखे सिखाए पॉलिटिशियन का ही बयान लग रहा है कि साथ हैं भी लेकिन चलना भी अकेले पड़ता है। चलिए मैं सीधा सीधा पूछ लेता हूँ कि अखिलेश यादव को लेके आपने एक बात कही कि भाई हम साथ हैं लेकिन चलना अकेले ही पड़ता है, कुर्सी अपने आप ही लेनी पड़ती है। हाल में अखिलेश यादव का एक मध्य प्रदेश चुनावों में कांग्रेस के साथ एक अच्छा खासा विवाद चल रहा है, जबकि वो इंडिया गठबंधन के बड़े मजबूत साथी हैं। तो क्या अखिलेश यादव को मिलजुल के राजनीति करनी नहीं आती क्या? अब ये आप उनसे पूछिए। नहीं, मतलब आपने भी तो उनके साथ स्टेज शेयर किया ही है ना एक मौके पे। अच्छा, वो अगर उनसे ये ना आती तो वो क्या मुख्यमंत्री बनते हैं? वो कितने बड़े नेता हैं, कितने लंबे समय जो है लोकसभा में भी रहे, विधानसभा में भी हैं। देखो, मैं फिर ये समझता हूँ, किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करके या किसी को अच्छा बुरा कह के आप नहीं यूँ करते। अब सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स। अच्छा, ये उनको वो अलायंस में है, क्यों उन्होंने उनको सीटें नहीं दी या उन्होंने किस तरह की हो रही है, तो उनको बेहतर पता होगा। मैं जिस टेबल पे मैं नहीं था, मैं यूपी तक के दफ्तर में हूँ, तो मैं यहीं के लिए बता सकता हूँ। मैं किसी और के लिए क्या बता सकता हूँ? जिस डिबेट में मैं नहीं हूँ, जिस टेबल पे मैं नहीं हूँ, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता क्या परिस्थितियाँ रही होंगी। देखो, हर आदमी को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है। रिलेशन अपनी जगह है, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने वहाँ सीटें नहीं दी, तो उसको उनकी कुछ मजबूरियाँ रहेंगी, कुछ और बात होगी। तो मैं इस पर नहीं कहूँगा कि ये ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। हम भी बजाना चाहते, 2022 में नहीं बजी, तो ये एक मत से नहीं हो सकता है। दोनों लोगों को तैयार होना पड़ता है, तब जाके मुझे लगता है चीज़ें आगे बढ़ सकती। 2024 में भी बजाना चाहते हैं ये ताली? कौन? आप? हम तो जनता के साथ बजाना चाहते हैं कि जनता की समस्याएं और हम उस समस्या को किस तरह से उनकी समस्या हल कर दें, इस पर हम लोग काम करें, और वो हम कर भी रहे हैं। देखिए, मैं चुनाव राजनीति को ये नहीं समझता कि सिर्फ इलेक्शन लड़ना है। 24 के चुनाव के बाद क्या जन समस्या खत्म हो जाएंगी? समस्या तो फिर भी रहेंगी। जीवन चक्र है, चलता रहेगा, लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी, तमाम तरह की परेशानियां आएंगी, तो फिर उन पर काम करना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो हर दिन चैलेंज भाई। कहीं ऐसा नहीं कि अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस सरकार में एट्रोसिटी या उस तरह की दिक्कत नहीं आ रही है, या वहाँ जो है आम आदमी को दिक्कत नहीं आ रही। जैसे राजस्थान बड़ी परेशानी हुई कई बार, और मैं तो कहीं लगातार गया, ऐसा लगता है जैसे मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ, मुझे ऐसा हो गया। तो इतनी घटनाओं में वहाँ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर बीजेपी की सरकार है तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो जहाँ जिसकी सरकार है वो अपने हिसाब से रेगुलेट कर रही, और वो अपना फ़ायदा देख रही है, जनता का देखे ना देखे। अब देखिए, चुनाव नज़दीक आया है, तो मैंने मध्य प्रदेश, राजस्थान करीब से देखा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की। 4.5 साल बाद उनको पता लगा कि महिलाओं को 1250 रुपये देने हैं। फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को पता लगा कि भाई सिलेंडर के दाम कम करने हैं, कुछ देना पड़ेगा। तो आज की जो राजनीति है, मैं उसको इस तरह समझता हूँ, जैसे माननीय काशीराम साहब कहते थे कि वोट आपका है, ये प्रजातंत्र है। जब राजतंत्र था तब तो आपके पास अवसर नहीं थे, पाबंदियां लगी हुई थी, बहुत सारे अधिकार आपके पास नहीं थे। लेकिन प्रजातंत्र में भी जब वोट आपका है तो राज आपका क्यों नहीं? क्योंकि आपको किस तरह से आपकी वोट अपने खेमे में लाया जाए, इसका प्रयास करने के लिए सारी पार्टियां बैठी हुई हैं। धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे, समझदार होंगे। 100 साल में बहुत कुछ अर्जित तो हुआ है। जिनको 100 साल पहले छुआ नहीं जाता था, वो आज जो है अपनी बात को कह रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बने हैं, नेता विधायक बने हैं, राष्ट्रपति तक बने हैं। तो इसका मतलब बदलाव तो हो रहा है, लेकिन सब लोग बदलाव को एकदम से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो समय लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तित होगी। आपने कांशीराम जी का नाम लिया, तो कांशीराम जी कहते थे कि एक सियासतदान की ज़िंदगी में 3 लेवल होते हैं, 3 स्तर होते हैं कि पहला चुनाव वो हारने के लिए लड़ता है, दूसरा हराने के लिए लड़ता है, और तीसरा जीतने के लिए लड़ता है। चंद्रशेखर आज़ाद किस पायदान पे खड़े हैं? तीसरे पे। पहले 2 में लड़ चुका हूँ भाई। पहला हम बिहार लड़े, तो हम लड़े तो एक सरकार नहीं बनी,
और दूसरा हम यूपी में लड़े, हम लड़े तो कौन हारा और कौन जीता ये आपके सामने है। हमारा प्रयास तो था कि जीते कोई और, लेकिन किन वजह से नहीं जीते वो एक अलग बात है। परसेप्शन सब टूटा, सब कुछ हुआ। और तीसरा चुनाव जीतने के लिए उसकी तरफ, अब इससे पीछे मत जाओ इस बार जीतने की तरफ है और रिजल्ट्स आएंगे, मुझे भरोसा है। राजस्थान में मुझे बहुत भरोसा है राजस्थान पे। राजस्थान के लोग इस बार मेरी मदद करने वाले हैं। और मैंने नहीं, हमारे के कार्यकर्ता ने ज़मीन पे बहुत मेहनत की है, बहुत लाठियाँ खाई। मैं तो 4 दिन जेल में रहा। जो काम बीजेपी सरकार ने नहीं किया वो सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किया। रात को 12 बजे सोते को उठा के ले जाके जेल भेज दिया जयपुर, 4 दिन तक रखा, बाद में मुकदमा भी वापस ले लिया। राजस्थान में हमने आपकी बहुत सारी तस्वीरें जयंत चौधरी के साथ देखी थी। जयंत चौधरी तो चुनाव जो हैं कांग्रेस के नज़दीक अभी नज़र आ रहा है कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे या फिर कांग्रेस के साथ हैं वो। तो फिर इस चुनाव में आप और जयंत चौधरी एक साथ क्यों नहीं खड़े हैं राजस्थान के इस चुनाव में? नहीं, हम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्पेशली वहाँ जहाँ ज़रूरत है। देखो, मैंने आपको फिर कहा कि जो लोग इंडिया अलायंस का हिस्सा, वो भी तो अलग अलग लड़ रहे हैं। आप देखो, आम आदमी पार्टी भी तो लड़ रही है वहाँ। तो ये एक अलग तरह के वो है। सब लोग अपने स्टेट को उस तरह से कवर कर रहे हैं जिस तरह से उनकी वहाँ भागीदारी। अच्छा है, लोगों को लड़ना चाहिए। कंपटीशन बढ़ रहा है तो लोग आप देखिए ना, पहले 100 साल पहले की बात होती थी क्या राजनीति में? या जब 100 साल पहले छोड़े, जब लोकतंत्र आया उसके बाद क्या तत्कालिक बात होती है जनता के मुद्दों पे हमें जनता के भलाई के लिए कुछ करना है? आज तो नेता खड़े होकर कहते हैं कि हम इतने पैसे देंगे, इतना। पहले कौन देता था? तो ये कंपटीशन बढ़ा है, जो और नए दल खड़े हुए हैं और वो जनता की हितों की बात करें, लोग समझदार होने लगे, सवाल करने लगे, तो कंपटीशन बढ़ गया है। पहले रात के अंधेरे में चुनाव से 1-2 दिन पहले वोट खरीदी जाती थी, अब सरकार ये काम मंचों से करने लगी है। पैसा दो और वोट लो, पैसा लो और वोट दो। तो ये लोकतंत्र का मजाक ही तो है। जिन लोगों पे पैसे नहीं हैं वो लोग क्या करेंगे? वो क्या देंगे? प्रलोभन दे के या झूठ बोल के, झूठे वादे करके वोट लेना, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? मैं इसको लोकतंत्र की सही परिभाषा नहीं मानता हूँ। अभी वास्तविक लोकतंत्र बहुत दिनों में आएगा, जब लोग समझदार हो जाएंगे। यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शन में 60-62% पोलिंग से सरकार चुनी जाती है। 34 या 35% वोट जिनको मिलता है उनकी सरकार बन जाती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी की। लेकिन 38% लोग वोट ही नहीं करते, इसको कोई देखता ही नहीं है। इसका मतलब लोग अभी वोट के प्रति उतने जागरूक नहीं हुए हैं। इसको जागरूक करने के लिए लोगों को जनता के बीच में जाकर काम करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं हॉलीडे है आज, चलो ठीक है आज छुट्टी मना लेंगे। तो छुट्टी थोड़ा आपको देश या प्रदेश को तय करना है कि 5 साल कैसे चलेगा, कौन लोग इसको रूल करेंगे, और इसमें आपके हितों की बात होगी नहीं होगी। राजनीति एक अलग फील्ड है। काशीराम साहब ने बहुत लोगों को प्रयास किया जगाने का, उनके साथ के लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहन जी ने बहुत प्रयास किया। अभी वो प्रयास अभी पूरा नहीं हुआ है। उसको हम जैसे लोग, बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो मिलकर इस प्रयास को आगे बढ़ाएं और ये प्रयास पूरा और लोग जागरूक। बीजेपी से आप थोड़े नाराज दिखते हैं, लेकिन राहुल गांधी के बारे में क्या सोच है, जो 1-1.5 साल में जो बदलाव हुआ है? तो मैं ये समझता हूँ कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं। जिन चीज़ों को हम 20-25 साल से सुनते आ रहे हैं और हमारे जो लीडर्स, जिनको हम लीडर्स मानते हैं, वो 30-35 साल तक कहते आ रहे हैं। जैसे वो कहते हैं जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अब उन्होंने उस पर बातें करनी स्टार्ट की है, यानी कि अब राजनीति का स्तर बदला है। पहले तो इन वर्गों की बात ही नहीं होती थी। पहले तो इन वर्गों की बात करने से पहले आदमी अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करता था। देखिए, जैसे हम लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं, जैसे हम लोग जातिगत जनगणना की बात बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। अभी उन्होंने, राहुल गांधी जी ने भी इसकी बात की है कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, यानी कि उनको चीज़ें समझ आई हैं धरातल पे। तो यानी कि ये एक अच्छा वो है, जो लोगों ने शोर मचाया है उससे पार्टियां जागरूक हुई हैं। और मेरी बीजेपी से नाराज़गी इतनी है क्योंकि उनकी विचारधारा मुझसे मेल नहीं खाती, और उनकी विचारधारा को मैं ये नहीं समझता हूँ कि उनकी विचारधारा से देश में जो आज का माहौल है ये उसके लिए जिम्मेदार है। जहाँ आदमी किसी की मदद करने से पहले उसके जाति धर्म को और उसके कपड़ों को देखता है, ये बीजेपी सरकार की देन है। और जिस तरह सरकारी सिस्टम, पूरा सरकारी जितने डिपार्टमेंट थे उनका निजीकरण हुआ और चंद पूंजीपति लोग ताकतवर होते जा रहे हैं, ये सब बीजेपी की देन है। इसके लिए हम उनको माफ नहीं कर सकते हैं। नहीं, मेरा एक सवाल राहुल गांधी के व्यक्तित्व को लेकर था। उनके बारे में आपकी क्या सोच है? बिल्कुल सीधा सवाल है। मैं कोई ज्योतिषी थोड़ा ही हूँ कि उनके बारे में कोई बताने लग जाऊँ। भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। जिस दिन जनता इस बात को समझेगी, जनता उनके साथ खड़ी होगी। और मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि अब उनकी धीरे से, अब उनकी ये जो वास्तविक पॉलिटिक्स है इस देश की, जाति व्यवस्था के आधार पर जो पॉलिटिक्स, वो उनकी समझ आई है। अब वो पहली उस पर खड़े हुए हैं पायदान पे। जिस मुद्दों पे 50 साल पहले बात होनी चाहिए थी देश की आज़ादी के बाद, अब उस पर बात हो रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और केंद्रीय सचिवालय में कितने IAS सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी किस जाति धर्म के, मीडिया में कितने, अब इस पर चर्चा हो रही है ना। तो इसका मतलब अब तो उनको पता लगे, बात तो 30 साल से चल रही है देश में। जब से हमारे वर्गों में लीडरशिप पैदा हुई, काशीराम साहब हुए हों, बाबू
जगजीवन राम हुए हों, बहनजी हुई हों, या उनसे पहले महामना राम सुब्रमा, चौधरी चरण सिंह, जिस बातों को उन्होंने उठाया सर छोटू राम ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, अब उनको बातों को जो देखिए अब उठा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी जो निचले पायदान पे जो हमारा आंदोलन है वो मजबूत हो रहा है, वो चर्चाएं वो ऊपर तक जाने लगी हैं। जो राजनीतिक दल हैं बड़े बड़े, उनको भी इस पर बात करनी पड़ रही है। चंद्रशेखर जी, अभी आपने बात करी एमपी सरकार को लेकर 1200 रुपए का उन्होंने वो दिए, ऐसे गहलोत सरकार की सिलेंडर की बात करी, आपने दोनों की बात की, बट आपने गहलोत की 25 लाख की बीमा की बात नहीं की, जो उन्होंने 25 लाख का बीमा दिया किसी भी प्रदेश में नहीं है, उसको लेकर क्या देखते हैं आप? 25 लाख रुपए बीमा दिया है? हाँ, मैंने तो गहलोत सरकार के वो दिन भी देखे हैं जब उन्होंने जो है उनके यहाँ जातिगत शोषण इतने बड़े पैमाने पर हुआ। उनके यहाँ पेपर लीक नहीं देखा शायद आपने? पेपर लीक देखा। जो सरकार पेपर की रक्षा ना कर पा रही, इंसानों की रक्षा कर सकते क्या? युवाओं की सबसे बड़ी समस्या इस समय रोजगार की चल रही है। जहां पेपर लीक होते हैं सरकार को कितने नंबर दोगे आप? सबसे ज्यादा महिलाओं पे उत्पीड़न के मामले में उनके मंत्री खुद कहते हैं कि राजस्थान टॉप पे है, इस पे आप उनको कितने नंबर दोगे? जब लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बीमा इसलिए करा रहे कि लोग सुरक्षित ना रहे तो उनको बीमे का लाभ मिल सके। ये जो सरकार योजना ला रही है, पैसा सरकार का अपना है क्या या जनता का पैसा है? गहलोत साहब कहीं घर से लाते हैं कि आपने किसी कोई बिजनेस से निकाल के देने के जनता को पैसा? ये सब जनता के तो पैसा, जनता का पैसा जनता को देने के लिए कौन सा एहसान कर रहे हो? चंद्रशेखर जी, आपने कहा थोड़ी देर पहले कि जो काम बीजेपी नहीं कर पाई वो कांग्रेस ने कर दिया। मतलब आप किसी दलित बच्चे की वहाँ पे हत्या होती है, चंद्रशेखर जाते हैं, एक बार नहीं 2 बार बल्कि 3-3 बार उनको वापस कर दिया जाता है, उसके बाद भी वो दूसरे रास्ते से उस गांव तक पहुंच जाते हैं। तो आज आप स्टडी करके बैठे हैं? मैं राजस्थान ही देखता हूँ। अच्छा, फिर ठीक। तो आप कई बार अरेस्ट हुए, आपको दिल्ली वापस भेजा गया, आप फिर जिद करके वापस चले गए, तो क्या आपने एक तरीके से कांग्रेस का एहसान माना है? अगर बीजेपी होती तो क्या चंद्रशेखर खुशी खुशी जेल जाते इसी तरीके से? मैं करने क्या जा रहा था वहाँ, इसको भी जरा सा आप बताइए। आप पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, आप सहानुभूति अपनी जताने जा रहे थे, आप आवाज़ उठाने जा रहे थे। और मैंने ये भी कहा कि मैं अकेला व्यक्ति भी जाने को तैयार हूँ, फिर भी आपने मुझे नहीं जाने दिया, वापस भेज दिया। अगर बीजेपी जेल भेज देती तो आप दोनों में फर्क क्या है? अगर बीजेपी सरकार मुझे जेल भेज देती तो भी मैं इस लड़ाई को लड़ता, और कांग्रेस सरकार ने मुझे वापस दिल्ली भेज दिया तो भी मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। चलिए, आपने अभी कहा पेपर लीक का मुद्दा बहुत उठता है वहाँ पे, तो उसको लेके बहुत सारे, यहाँ तक कि बीजेपी के बहुत से नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल कर रहे थे, बाकी लोग भी कर रहे थे। चंद्रशेखर रावण कहाँ थे? सॉरी, चंद्रशेखर कहाँ थे? किसने कहा आपको? हमने तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया, हर जिले पे। आप उस समय हमें कवर नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद को कवर करते हैं। जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो लोग काम करते हैं उनको कवर नहीं। पूरे आप चेक कराइए, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। लेकिन हो सकता है आप शांति कोई धरना दे रहे हो बैठ के, इस तरह कोई अग्रेसिव आंदोलन नहीं किया आपने। आप चाहते हैं मैं सिर्फ आंदोलन ही करता रहूं? आपको नहीं लगता कि देश में और भी प्रदेश हैं जिन पे मुझे रहना पड़ता है? मैं वहां तब जाता हूं जब अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है, जब हद हो जाती है, जब पूरी सरकार आरोपियों के पक्ष में खड़ी हो जाए, तब मैं कहीं जाता हूं। रोज हत्याएं हो रही हैं, आपने एनसीआरबी का डाटा देख लो ना, हर सरकार में हो रही है। मैं सब जगह नहीं जाता हूं। वहाँ हमारी जो दूसरे चंद्रशेखर है, वहाँ जो हमारी स्टेट की लीडरशिप है वही काम करती है, डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप। मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ सरकार आरोपी के पक्ष में खड़ी हो जाए और वो आरोपी को समर्थन करे, जैसे हाथरस में हुआ। तब फिर मैं जाता हूँ ये बताने के लिए कि सरकार ये ना सोचे कि ये लोग अकेले हैं या इनकी बात रखने वाला कोई नहीं। अभी गठबंधन की बात चल रही थी, तो राजस्थान में अगर गलत नहीं हो तो 17 सीट पर उम्मीदवार आपने घोषित किए हैं, तो अभी क्या गठबंधन की संभावनाएं किसी और पार्टी के साथ हैं राजस्थान में? ये राजस्थान की स्टेट की लीडरशिप देख रही है, मेरी जानकारी में नहीं। मुझे जिस दिन बुलाया जाएगा, जैसे मुझे अभी बुलाया गया 25 तारीख को, तो मैं जब मुझे बुलाया जाएगा तब मैं वहाँ जाऊँगा। देखो होता क्या है, बाकी जगह ऊपर से आते हैं, हाईकमान तय करते हैं, यहाँ जो नीचे से तय करके आता। आज ही मेरे पास मध्य प्रदेश से एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा हम इस सीट पर ये प्रत्याशी नहीं चाहते। तो मैंने उनसे कहा कि मुझसे क्या चाहते हो? तो कहा कि आप बदल दो। तो मैंने कहा कि लिस्ट तो नीचे से आई, मैंने थोड़ा भेजी है, आप अपने लीडर्स को कहो कि वो वहाँ से चेंज करके भेजें, तो मैं यहाँ पार्टी ऑफिस से उनको कह के बदलाव करवा दूँ। लेकिन अगर अब मैं यहाँ से भेजता तो मैं बदलाव कर सकता था, लेकिन जो लिस्ट नीचे के लोगों ने भेजी मैं उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये पार्टी स्टेट लीडरशिप के फैसले हैं। वो किसी का अलायंस करना चाहेंगे उसमें जाके काम करेंगे, मैं तो वर्कर हूँ पार्टी का। वो नहीं करेंगे तो जिस सीट पर भेजेंगे वहाँ जाकर काम को। कहीं ऐसा होता है जहाँ 50 लोग होते हैं वहाँ भी जाता हूँ, कहीं ऐसा हो जहाँ 50,000 लोग होते हैं वहाँ भी जाता हूँ। तो मैं तो अपना काम करता हूँ, मैं अपने कर्तव्य पथ पे हूँ और मैं इस काम को करता रहूँगा जब तक हम ताकतवर नहीं हो जाते, तब तक जब तक लोगों की आवाज़ हम उस तरह से विधानसभा में हमारे लोग नहीं उठा, तब तक मैं इसको करता रहूँगा। आपने कहा मध्य प्रदेश से आपके पास फ़ोन आया है, तो 31 सीटों पे आप नाम घोषित कर चुके हैं, 4-5 से सीटों पे कुछ ज़्यादा विरोध देखने को मिला है, तो क्या
ये विरोध आप शांत कर पाएंगे? क्योंकि ये जिन सीटों पे ये विरोध देखा जा रहा है उन सीटों पर आपने कांग्रेस या फिर बीजेपी के बागियों को ही मौका दिया है ना। नहीं, मैं समझता हूँ कि जिनको भी टिकट दिया है हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके क्षेत्र में आने पे स्वागत किया है। अभी तक कहीं से बीजेपी कांग्रेस की तरह काले झंडे दफ्तर पे हमारे हमला नहीं हुआ है। आपने देखा वहाँ कांग्रेस के दफ्तर पे भी हमला हुआ और बीजेपी के तो मंत्रियों को घेर लिया, पीटने लगे उनके गनर वनर को। तो अभी तक ऐसा नहीं है। देखो, विरोध होता है, हर कार्यकर्ता लड़ना चाहता है, लेकिन आप ये समझो ना, समीकरण देख कर, बहुत सारी चीज़ें देख के लड़ा जाता है चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ा जा सकता है, किसी को हराने के लिए, खुद की ताकत बने इसलिए चुनाव लड़ा जा रहा है। इसलिए देखो, कार्यकर्ता अगर सब लोग इतने समझदारी से काम करने लग जाएंगे फिर तो सब ठीक हो जाएगा। वो भी दिन आएगा कि हर एक आदेश को फॉलो किया जाएगा। तो वो जो विरोध है वो मैं समझता हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो अगर विरोध कर रहे होंगे तो उनके मन में कोई बात होगी, जैसे वो बात समझा दी जाएगी तो विरोध शांत हो जाएगा। अभी तक हमारे कोई काला झंडा नहीं दिखाएगा, इसका मतलब ये है कि वो उस तरह का विरोध नहीं है। हर आदमी चाहता है कि उनके साथी को अवसर मिल जाए, लेकिन मैंने कहा ना, चुनाव राजनीतिक समीकरण देख के, सामाजिक समीकरण देख के और कार्यकर्ता की स्थिति देख के चुनाव लड़ने की तभी लड़ा जाता है। अग्निपथ योजना, इसके बारे में आप पहले भी बात कर चुके हैं और अग्निवीर, अग्निपथ योजना का नाम है और जो बनते हैं वो अग्निवीर। 2 शहादत हुई हाल में और उसके पहले भी। अग्निपथ योजना का विरोध एक बार फिर से अब होने लगा है। पहले भी सड़कों पर लोग उतरे, विपक्षी दलों ने विरोध किया। इस पर आपका पक्ष क्या है? तो मीडिया पे उस समय उनका बचाव कर रहा था और सरकार की उस योजना को बहुत अच्छी योजना बना रहा था, लेकिन क्या हुआ, उस योजना को जैसे ही वो धरातल पे आई और 2 ही साल बाद उस योजना की देखिए किस तरह से उसकी जो है आम जनता उसका विरोध कर रही है। और जिन परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए, जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके परिवारों पे क्या बीत रही होगी। देश के लिए जान देने के बाद उनको सम्मान भी नहीं मिल रहा है। क्या देखा आपने पंजाब में कि एम्बुलेंस में लेके आए और सलामी भी नहीं दी और कोई अधिकारी भी नहीं पहुंचा, पुलिस के लोग वो भी बुलाने से पहुंचे। तो मैंने पहले कहा कि बीजेपी ये जो सब निजीकरण की भेंट चढ़ा रही है, इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। देखो, अग्निवीर जो बनाए जा रहे थे उससे तो एक तो देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ हुई। 4 साल की जो 3-4 साल की ट्रेनिंग होती थी, उस ट्रेनिंग को कम करके आपने देश के लिए बहुत मजबूत सैनिक तैयार नहीं किया। लेकिन फिर भी हमारे देश में प्रतिभा है, तो भी हमारे युवा जो है लोहा ले रहे हैं बॉर्डर पे। लेकिन इसका खामियाजा क्या हो रहा है, उनको अपनी जान देके चुकाना पड़ रहा है। लेकिन जान देने के बाद भी वो सम्मान ना हो, तो इसको फिर मैं कहूँगा कि सरकार को अपनी इस योजना पे सोचना चाहिए। और जिस तरह से वो किसानों के विरोध में कानून लाके उन्होंने चुनाव के समय माफ़ी मांग के वापस किया, इसको वापस कर लें तो बहुत अच्छा होगा। और पुरानी जो हमारी वो थी भर्ती प्रक्रिया, उसको लागू करें तो उसका फ़ायदा जनता को मिलेगा। पिछले दिनों जब आप पर हमला हुआ उत्तर प्रदेश में और आप दिल्ली में आपने रैली की, तो आपने कहा कि अब दिल्ली में अपनी जगह बनानी है। तो कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद? लोकसभा का जी हाँ, लोकसभा पार्टी मुझे नगीना लड़ने के लिए, और भी उन्होंने रैली भी की, वो चाहते हैं कि मैं नगीना चुनाव लड़ूं। और मैंने कहा कि अगर पार्टी का आदेश होगा तो मैं इस आदेश का सम्मान करूंगा और वहां जाके काम करूंगा। और फिर मैंने आपसे कहा कि लोकसभा हमारे लोग मुझे इसलिए भेजना चाहते हैं कि आज लोकसभा में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो उनके मुद्दों पे बोल सके। जैसे 2 चीज़ों पे मैं बहुत स्पेशली आपसे कहूँगा, जातिगत जनगणना का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। मुझे नहीं पता मीडिया के लोग उसको किस तरह सोचते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जातिगत गणना के साथ साथ आर्थिक गणना भी की, किनकी कितनी संख्या, उन पर कितने साधन हैं, और जिनके पास साधन नहीं उनके लिए सरकार क्या योजना ला रही है। जब तक गिनती नहीं होगी तब तक आप कैसे योजना ले आओगे, किस तरह बजट बना दोगे। तो इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जैसे अभी मैंने एक और विरोध किया था, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में होता तो मैं जोर शोर से उसका विरोध करता। जब EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जब रिजर्वेशन आया, मैंने उसका विरोध किया। उसका मेरा जो आज वो था, वो बात चरितार्थ हो रही है कि जब बिहार के आंकड़े आए तो बिहार में आपकी आबादी स्वर्ण जाति की जो है वो 12-15% आई, आपने 10% रिजर्वेशन दिया। जिनकी आबादी 15% है उनको आप 10% रिजर्वेशन दे रहे हो, तो और पहले से उनके लिए ओपन क्राइटेरिया है, तो आप सब कुछ उन्हीं को देना चाहते हो ना। इसलिए मैं उनका विरोध कर रहा था कि पहले संख्या तो पता कर लो। अब आपने वुमेन रिजर्वेशन किया, बिना दलित पिछड़े आदिवासी महिलाओं के बिना वुमेन रिजर्वेशन का क्या मतलब है? आप नहीं समझते इस वुमेन रिजर्वेशन से कौन आएगा? क्या SC ST OBC की महिलाएं आ जाएंगी, माइनॉरिटी की महिला आ जाएंगी? क्या उनके लिए सरकार ने कुछ सोचा? तो जब पूरी सरकार मिलकर आपके हितों को ढकाने का काम कर रही है तो आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई चाहिए। इसलिए बार बार मुझसे कहते हैं, जब भी पार्लियामेंट से कोई भी ऐसा कानून पास होता है जिसके भविष्य के परिणाम जो हैं वो खतरनाक हो सकते हैं, तब वो मुझसे कहते हैं कि आप वहाँ होते तो इस मुद्दे पर जोरदार तरीके से आवाज़ उठाते और देश में आक्रोश पैदा होता, सरकार को झुकना पड़ता। लेकिन अब कोई बोलता नहीं तो उनको बेचैनी होती, इसलिए वो चाहते हैं मैं पार्लियामेंट जाऊँ। कभी आप फ़ोन उठा के गूगल कीजिए तो अगर आप ये लिखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद
लोकसभा चुनाव, तो आपको पहला जो लिंक मिलेगा वो मिलेगा कि आरएलडी के साथ लड़ेंगे। अच्छा। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद आरएलडी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं तो चाहता हूँ भविष्य जो है वो बाकी चीज़ें भविष्य गर्भ में, लेकिन ये भी तो आपने ही छापा भैया, आपने ही लिखा। आप जैसे मीडिया के साथियों ने, गूगल कौन सा गूगल मेरे घर से थोड़ा चलता है, ये तो आप जैसे साथियों ने लिखा, आप जैसे साथियों ने न्यूज़ बनाई, भाई सब कुछ आप ही तो कर रहे हैं। हम लोग इसके अलावा कर, आपको पढ़ने के अलावा, आपको सुनने के अलावा हम कर क्या रहे हैं? आप चाहते हैं कि आप जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें? अभी तक तो हूँ। इंडिया अलायंस के साथ जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? नहीं, मैंने नहीं कहा मैं कहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो जनता के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे अपने लोगों की पीड़ है, मुझे अपने लोगों की तकलीफ है, और मैं जमीनी रूप से रहता हूँ लोगों के बीच। मैं भी यात्रा करके आया हूँ, संविधान बचाओ यात्रा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मैंने देखा 8-8 घंटे बाद भी लोग खड़े थे, और एक सभा तो ऐसी थी जो शायद मेरे जीवन में अंतिम समय तक याद रहे, क्योंकि इस समय में जब मैं किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं हूँ, इतना प्यार मिलना जो भीमनाल में मिला वो ऐतिहासिक था। लाखों की संख्या में लोग 8 घंटे इंतजार के बाद भी, और जब लाइट नहीं थी सभा में, क्योंकि आर्थिक रूप से इतने मजबूत लोग हमारे साथ नहीं हैं, तो उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च जला के वो सभा कराई, और वो ऐतिहासिक थी। तो मैं फिर इस बात को कहूँगा कि उनके दिल में जो उम्मीदें हैं मुझसे लेके, उस पर खरा उतरना, उनकी आवाज़ उठाना, उनकी आवाज़ बनना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और बाकी तो समय के साथ ताकत बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप रास्ते पे आ जाएंगी। कि आपके दोस्त हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दफ्तर में आए थे, इमरान मसूद नाम है उनका, और आपके ही गृह जनपद से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सहारनपुर से हैं, और अभी कांग्रेस में चले गए। कुछ दिनों पहले बहन जी यानी मायावती की पार्टी में थे। तो उनसे मैंने पूछा था कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद, तो उन्होंने कहा कि हमको उनका सहयोग चाहिए। वो ये कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं, सहयोग चाहिए। तो क्या इमरान मसूद को चंद्रशेखर आज़ाद का सहयोग मिलेगा? तो जब तक आदमी बीएसपी में रहता है तब तक वो मेरे बारे में कोई अच्छी बात नहीं कह सकता है, उसकी मजबूरी है। क्योंकि अगर गलती से कह दिया तो अगले दिन हो सकता है कि पार्टी से निष्कासित हो जाए, लेकिन जैसे ही वो उस चंगुल से निकलता है तो वो फिर बाहर आके कहता है कि चंद्रशेखर अच्छी राजनीति कर रहे हैं। देखो, आप ये भी कह देते कि मैं उनके जिले से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत पुराने नेता है वहाँ। और मैंने कहा कि जब भी कोई अपने हकों की लड़ाई लड़ेगा तो मेरा सहयोग उसको रहेगा, और मेरे भाई भी हैं। तो अगर वो मुझसे मदद के लिए कहेंगे और परिस्थितियाँ ऐसी होंगी तो मैं उनकी मदद भी करूँगा। अच्छा, एक बहुत सवाल है, मैं इसको बहुत तथ्यात्मक तौर पर आप के सामने साबित तो नहीं कर सकता, लेकिन जो पिछले दिनों में हमने बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स किए, खासकर दलित बस्तियों में जाके हमने पूछा लोगों से कि 2024 में आप किसका साथ देंगे। मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद, उत्तर प्रदेश में बतौर दलित चेहरे 2 विकल्प नज़र आते हैं। बहुत एक बेसिक टोन नज़र आती है कि चंद्रशेखर अभी आएंगे, उनका फ्यूचर है। मायावती आज हैं, अभी हैं, वो जहाँ कहेंगी हम वहाँ जाएंगे, और ये बहुत बड़ा चंक है। आपको लगता है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद वो जगह अभी ले नहीं पाए हैं? क्या वो अभी उत्तर प्रदेश में दलित पॉलिटिक्स में, कहूँ कि पॉलिटिक्स में वो चेहरा नहीं बन पाए हैं जो उनको अब तक बन जाना चाहिए था? कैसे बन जाना चाहिए था? लोग आपको वोट दें। पहली बात तो जो बहुत लंबे समय ठगे गए लोग हैं वो आसानी से किसी के साथ जुड़ते नहीं, और जब जुड़ते हैं तो आसानी से टूटते नहीं, जब तक उनका बिल्कुल भरोसा ना टूट जाए। तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत काम किया है, वो 4 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं, तो उन्होंने इस बीच में बहुत काम किया जनता के लिए। तो जनता इतनी आसानी से उनसे अलग नहीं होंगी, लेकिन जब वो लगातार गिरावट की तरफ जाएंगी और वो उस तरह से जनता की लड़ाई नहीं लड़ेंगी, तो एक समय होता है, एक समय के बाद जनता का, आपसे ये तो लोगों ने कहा ना कि उनका समय आएगा, ये तो कहा ना, ये तो आप ही कह रहे हो ना, आप और चीज़ स्पष्ट मत करो, ये तो आप कह रहे हो ना, तो मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि मायावती अब वैसी बातें कर रही हैं? क्या वो लड़ाई लड़ रही हैं समाज की? आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है? आप भी तो एनालिसिस करते हैं ना मीडिया के लोग, आप तो रोड टीवी पे बैठ के रिपोर्ट देते हैं ना सब लोगों की। नहीं, हम तो सवाल पूछते हैं। नहीं, कमाल है भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये बताओ, जिनकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही हो, आज वो एक सीट पे है, तो क्यों है? कोई तो कारण रहा होगा। ऐसा क्या हुआ कि 2006 में मान्यवर काशीराम साहब के जाने के बाद आपने 2 महीने में अपने पार्टी के पूरे नारे थे, पूरी जो आपकी पार्टी आइडियोलॉजी, उस सबके साथ समझौता कर लिया, वो सब में बदलाव कर लिया? ऐसा क्या हुआ 2 महीने में? आपका जो नारा था भोजन हिताय भोजन सुखाएगा, उससे सर्जन हिताय सर्जन सुखाए कैसे हो गया? आप जिस हालात में आज हैं, आप उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुद हैं। और मैं उनकी पार्टी में किसी पद पे नहीं कि मैं कोई कह दे कि मेरी वजह से नीचे गई।
आज अगर आज़ाद समाज पार्टी अच्छा नहीं करती है तो उसमें मुझे दोष दिया जा सकता है, लेकिन अगर उनकी पार्टी अच्छा नहीं करती है तो उसके लिए वो और उनकी लीडरशिप से ही सवाल पूछा जाएगा। तो जनता आज पूछ रही है कि जब चुनाव आते तभी तो आते हो, चुनाव से पहले कहाँ रहते हो? तब तो चंद्रशेखर आज़ाद रहते हैं। ये भी तो लोग कहते हैं या नहीं कहते हैं कि हमारी लड़ाई तो चंद्रशेखर आज़ाद लड़ते हैं, हर रोज लड़ते हैं। तो ये संगठन के जरिए काम जारी है और देखो बदलेगा लोगों का मन, धीरे धीरे बदलेगा। जब जहाँ प्रेम होता है वहाँ से हटने में समय लगता है। और मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा उनके काम की वजह से, उनकी संघर्ष की वजह से। एक विचार काफ़ी ज़्यादा चलता है इसी समाज में, इसी जनता में जिसके आप जिक्र कर रहे हैं कि प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण आना चाहिए। इस पर आपका क्या स्टैंड है? मुझे नहीं पता आप किस तरह देखते हैं, मगर मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ। रिजर्वेशन, पहले तो देश को रिजर्वेशन पे बड़ी डिबेट्स करनी चाहिए। घरों में डिबेट्स हों, टीवी पे डिबेट्स हों, गांव में डिबेट्स हों, रिजर्वेशन को समझना चाहिए। जब मंडल कमीशन आया तो आप ही बताओ देश का क्या नुकसान हुआ? जब आप पिछड़ों को इस देश में रिजर्वेशन मिला, क्या देश का कोई नुकसान हुआ? बल्कि हुआ ये कि जिन वर्गों की हिस्सेदारी नहीं थी उनको हिस्सेदारी मिली और जो लोग हाशिए पे थे वो ऊपर उठ के आए। तो मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि अभी का सरकारी सिस्टम है और जिस तरह सरकारें बातें तो बहुत अच्छी करती मीठी मीठी, लेकिन उनको उसको उस तरह से काम नहीं करती उस पर। तो अभी जो बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बैकलॉग बाकी है, उसको नहीं पूरा किया जा रहा है। और जो सरकारी नौकरियां हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है। आप अभी सरकारी में नहीं दे रहे, प्राइवेट में कहाँ से दे दोगे? मैं तो ये कह रहा हूँ जातिगत जनगणना से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन भी शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को चुभने भी वाला है, जो लंबे समय से किसी चीज़ पे काबिज होकर बैठे हैं ना, किसी का अधिकार छीन के, उनको ये तकलीफ देगा। लेकिन अगर आप देश में बदलाव चाहते हो और देश को ताकतवर करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो एफर्मेटिव एक्शन आपको लेने पड़ेंगे। तो अगर आप इस सिस्टम को प्राइवेट कर दोगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। भाई जिनके पास खाने को रोटी, जिनके पास प्राइवेट सेक्टर में, उनके पास क्या है? आप ही बताओ। ये चैनल्स जो है ये किसी SC ST OBC का मुझे नहीं लगता होगा, या बहुत सारे चैनल्स में किसी का नहीं होगा। क्या SC ST के OBC के लोगों में काबिलियत नहीं है? काबिलियत ना होती तो आप राष्ट्रपति बनाते उनको? काबिलियत ना होती तो आप वो साइंटिस्ट बनते? देखो, तो फिर इसको समझना पड़ेगा। रिजर्वेशन हिस्सेदारी का मामला है। अगर एक ही विचारधारा के सब लोग बैठ जाएंगे तो किसी को न्याय नहीं मिलेगा और उन वर्गों की बात ही नहीं होगी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पार्टी ना बनाते तो मुझे लगता है उन पर बात ही नहीं होती। कांग्रेस ने अब तक बात की जातिगत जनगणना पे, अब तो वो बात ही कर रहे हैं लगातार। अब इसका मतलब जमीन पे जहां वो जाते हैं उनका संगठन बताता होगा कि लोगों में इसकी चर्चा चल रही है। राजनीतिक लोग उसी पे तो बात करते हैं जिस पे चर्चा होती है। अब घर घर में बात पहुंच गई है। 100 साल में लोग पढ़ लिख के समझ गए। अब तो जो पहले पे लिखा हुआ था उसको पढ़ने लगे, अपने आप लिखने लगे और उसको आकलन भी करने लगे कि हमें इस देश में मिला क्या है। जिस दिन 14 अगस्त को हम लोग इस देश में अंग्रेजों के गुलाम थे, 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए, क्या 16 अगस्त को किसी की आर्थिक स्थिति बदलाव हुआ? जो अमीर था अमीर रहा, जो गरीब था गरीब रहा। तो सरकार ने ऐसा क्या किया कि आज़ादी जो हमें अंग्रेजों से मिली है उसके बाद लोगों में बराबरी है, इसके लिए सरकार ने क्या किया? क्या सब लोगों के लिए बिजनेस में हिस्सेदारी दी, जमीन में हिस्सेदारी दी, रोजगार में हिस्सेदारी दी, नौकरियों में हिस्सेदारी दी? क्या किया सरकार ने? अगर ये थोड़ा बहुत अवसर भी नहीं मिलता तो देश ऐसे ही रहता। चंद लोग हवा में ऊपर रहते और बाकी लोग जमीन पर रहते। तो ये जो अभी मिडिल क्लास बना है ये आरक्षण की देन। आपने दो चीज़ों की क्लैरिटी दे दी कि प्राइवेट नौकरियों में अगर ये विचार आता है तो इसके लिए अफर्मेटिव एक्शन, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। देखो, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। सरकार किसी कंपनी को, प्राइवेट सेक्टर को 1 रुपये लीज पे जमीन देती है, बहुत सारे टैक्स भी उनके माफ करती है। ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा, जनता के टैक्स का। उसमें से जनता को अगर हिस्सेदारी नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? सरकार मालिक नहीं है, मालिक जनता है। जनता के टैक्स के पैसे को अगर आप किसी को छूट देते हो तो जनता को भी तो लाभ मिलना चाहिए ना। टैक्स तो हर एक आदमी देता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्राइवेट सिस्टम की तरफ ज़्यादा बढ़ोगे तो आपको प्राइवेट सिस्टम में भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, और नहीं दोगे तो फिर विरोध होगा। क्योंकि जिनको अधिकार नहीं मिले हैं, जो हासे पड़े, अब वो जागने लगे। आपने एक और क्लैरिटी दी कि जो राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं तो वो दरअसल वोट बैंक की राजनीति है। उनको जो भी समझ में आया, ओबीसी समाज जाग रहा है और उनके ओबीसी नेता उनसे कहते होंगे कि भाई देखो, इनकी बात नहीं करोगे तो ये समाज वोट नहीं देगा। और उनको ये भी समझ आ गया कि अप्रकाश उनके साथ नहीं है, अप्रकाश बीजेपी के साथ खड़ा है, तो इसलिए वो इस बात को समझ रहे हैं। और ये बात तो काशीराम साहब ने बहुत पहले की, बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, 85 बनाम 15 की बात,
ये बात तो, और जिसकी इतनी संख्या पर उसकी इतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चाहिए, तो बहुत दिन पहले कह के गए साहब 70 के दशक में। एक सवाल और भी है जो मेरा ही है दरअसल। आर्टिकल 15 एक फिल्म आई थी जिसमें जीशान अय्यूब ने एक कैरेक्टर प्ले किया था, तो उसमें वो कैरेक्टर आपसे काफ़ी सारा मेल खाता था, उसमें काफ़ी चर्चा भी हुई। तो वो जब कैरेक्टर बनाया जा रहा था तो आपसे मुलाकात हुई थी अनुभव सिन्हा की? क्या उन्होंने इस पर बातचीत करी थी कि आप किस तरह से रहते हैं, किस तरह से बातचीत करने का तरीका है? आज तक के एक पत्रकार साथी का फ़ोन आया कि कोई डायरेक्टर आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि वो कोई मूवी बना रहे हैं, तो मैंने उनको मना कर दिया कि भाई नहीं, मुझे बात नहीं करनी। अब आप कहोगे तो मैं नाम भी बता दूंगा, मगर मैं नहीं चाहता आज तक वालों की बात बाहर जाए, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो बाद में मैं अनुभव भाई से मिला, मैं एक बार मुंबई था तो अनुभव भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने बड़ी एक लाजवाब मूवी बनाई। तो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने इसमें से कुछ चीज़ें हटा दी क्योंकि आपकी सहमति नहीं थी, मगर उसका एंड बहुत अच्छा है और वो एंड मेरा भी हो जाता, लेकिन अभी हुआ नहीं। सरकार के जो शुभ चिंतक हैं उन्होंने प्रयास तो किया था कि वो जो एंड में उस जीशान अय्यूब की मृत्यु हो जाती है, हाँ गोली से, अब वो पुलिस की गोली हो या सरकार की गोली हो या सरकार के चहितों की गोली हो, तो वो प्रयास तो हुआ था, लेकिन अभी मेरा जीवन है, कुदरत ने अभी मुझे जो काम मुझसे लेना वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं भी जी रहा हूँ। चंद्रशेखर भाई, 1 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन होता है रामलीला मैदान में दिल्ली में, और वो ओपीएस को लेकर होता है। आप जिन प्रदेशों में जा रहे हैं या फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएंगे तो ओपीएस को लेकर एक बड़ी बात लगातार की जा रही है कि साहब की ओपीएस लागू किया जाए। अब चंद्रशेखर की जो पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी, ये किस तरीके से कन्विंस कर पा रही है कि साहब की ओपीएस नहीं होगा तो गेम ओवर है? क्योंकि जब हमारे साथ लोगों की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो एनपीएस स्कीम है ना, इसमें हमारे को खाने के डाले पड़ जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी, जबकि सरकार ये कह रही है कि भाई साहब आपको पैसा हम ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं। देखिए, ओपीएस के जो लोग लीडर्स हैं उस आंदोलन के, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा भी कि हम आपको बुलाना चाहते थे लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई, हम उस प्रोटेस्ट में आपको बुलाना चाहते थे कि आप उसमें आके अपना समर्थन दें। तो मैंने उनको समर्थन भी दिया, और मैं पिछले 4-5 साल से जब मैं अधिकारियों के बीच, कर्मचारियों को जाता हूँ तो वो अपनी इस पीड़ा को रखते हैं हमारे सामने। मैंने बहुत सारे मंचों से इसकी बात की है कि भाई पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। देखो, फिर मैं कह रहा हूँ, हमारा काम क्या है कि जो भी समस्या आपके सामने आए और वो समस्या जायज़ हो तो आपको उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और इसी बात को तो हमारे साथी कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी समस्या जिन पे पार्लियामेंट में जिन पे बात नहीं हो रही है, अगर आप होंगे तो वहाँ उन पे बात होगी। इसलिए तो मुझसे ज़्यादा जिदबाजी कर रहे हैं कि आप एक सीट तय करके, और जैसा मैंने कहा कि आप लड़के पार्लियामेंट जाओ और इन समस्याओं को, जिनको समस्या समझे, इनको इशू बनाओ, क्योंकि जब वो उस प्लेटफार्म से आएंगी बात तो पूरा देश सुनेगा, दुनिया के लोग सुनेंगे, और फिर उन लोगों में विश्वास पैदा होगा कि कोई इनकी बात कहने वाला है। तो ओपीएस का मेरा समर्थन है कि ओपीएस लागू होनी चाहिए। सरकारों को देखना चाहिए कि वो ओपीएस के पे कब अपना रुख जो है, स्टैंड जो है, क्लियर करती है। सब्सक्राइबर सवाल वाला जो सेक्शन है उस पर मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं आपको लेकर। सोशल मीडिया की ताकत समझे आप? नो डाउट, आपके लेकर जो सवाल आए हैं बहुत सारे आए हैं। रमेश साहब ने पूछा है कि इंडिया अलायंस में जाने का ऑफर है या मन है? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इंडिया अलायंस वाले इश्यू पे मैं पहले ही अपनी बात क्लियर कर चुका हूँ कि पहले हम विधानसभा चुनाव से फ्री होंगे। दरअसल क्योंकि इंडिया अलायंस को लेकर मीटिंग्स हो गई ना, 3 मीटिंग्स हो गई हैं, तो क्या कभी उनकी तरफ से आपको ऑफर आया कि आ जाइए, मीटिंग तो कर ही लेते हैं, बात कर लेते हैं? पहले हम विधानसभा चुनाव से फ्री होंगे और विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग 2024 के बारे में सोचेंगे। यही जवाब दिया था आपने जब ऑफर आया था, है ना? मैंने आपसे कहा कि हमारा यही स्टैंड है। अगर आपको ऑफर आता है तो आप कुछ सीटों को लेकर कहेंगे या कहेंगे कि साहब की जिस तरीके से अखिलेश और जयंत के साथ हिस्सेदारी की बात हो रही है उसी जरिए चली जाए? देखिए, हमारे इश्यूज हैं, अगर सरकार बदलेगी भी तो जो हमारे अपने इश्यूज हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के, उनको भी हमें स्टैंड उस अलायंस का क्लियर चाहिए जिस अलायंस के साथ हम जाने वाले हैं, जिनके लिए हम वोट का प्रयास करने वाले, जनता समर्थन चाहते हैं। वो उस सरकार का उन इश्यूज पे क्या स्टैंड होगा। जैसे जातिगत जनगणना का मैंने आपसे कहा, उसके आर्थिक आंकड़े मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट की बंद की गई, जिस तरह से एट्रोसिटी जारी है। जैसे कल ही एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि जो सफाई कर्मचारी है उनको 30 लाख का मुआवजा अगर उस सीवर में उनकी जान जाती है तो उनको मिलना चाहिए, मगर हमने कहा कि उसकी वो बढ़ा के 50 लाख करनी चाहिए। और जो पुरानी घटनाएं उन पे भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर ये फैसला बहुत दिन पहले से लागू होना चाहिए, तो लोगों को फायदा होगा। बहुत सारे ऐसे इश्यूज, जैसे एजुकेशन का इश्यूज है, आपने बहुत सारे स्कूल जो है उनको बंद कर दिया है, सरकारी स्कूलों को, तो आप गरीबों के रास्ते बंद कर रहे हो। जिस तरह से सारे सरकारी डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया जा रहा है, तो निजीकरण को जिस तरह सरकार बढ़ावा दे, उस पर भी सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। वुमेन रिजर्वेशन है, इस पर भी हमें स्टैंड क्लियर चाहिए। आपने
कितनी अच्छी बात की कि आपने सबने विरोध भी दर्ज कराया और समर्थन भी दे दिया चुपचाप। ये जो खेल चल रहा है पर्दे के पीछे, ये जनता समझ रही कि जब आप एक तरफ विरोध दर्ज करा के फिर समर्थन कर देते हो, इसका मतलब आप नहीं चाहते कि दलित, पिछड़ी, आदिवासी महिलाओं को, माइनॉरिटी की महिलाओं को अवसर मिले। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे इश्यूज है, जैसे ओपीएस का आपने कहा, ओपीएस पे भी हमारा स्टैंड क्लियर है। जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन है SC ST OBC के लिए, उस पर भी हमारा स्टैंड क्लियर है। तो हमारे जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, पहले उन पे बात होगी, उन पे समर्थन होगा, तब आगे की राजनीति को हम लोग या आगे के लाइन्स को मजबूत करने के लिए हम सोचेंगे। लव्या ने पूछा है सोशल मीडिया के जरिए कि पहले ये तिलक लगाते थे, मंदिर जाते थे, अचानक क्या हुआ कि सब छोड़ दिया? तो मेरे तिलक की एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि जब मेरा लॉ फाइनल हुआ देहरादून, पहली बार ऐसा था कि वो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, बच्चे और बच्चियाँ, उन्होंने प्रयास किया कि हम जो है फेयरवेल पार्टी देंगे। और ये मेरे लिए एक नया अनुभव था। मैं तो कॉलेज में उस दिन गया, मुझे पता लगा कि पार्टी है लॉ वालों की, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। तो जब मैं वहाँ गया, हमारे यहाँ मैंने कहा कि बेटियों की, महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट होती है। अलग अलग कल्चर है भारत में, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों का, बहुत मज़ेदार है। आप जाओगे महाराष्ट्र में, वहाँ वो नारियल भी आपके हाथ में थमाते हैं, टीका भी लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कोई नीला लगाता है, कोई लाल लगाता है। तो मैं जब गया तो एंट्री पे जो बच्चियाँ खड़ी थी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, उन्होंने तत्काल वो सबको टीका कर रही थी। तो मेरे लिए अच्छा, मैं उस तरह की चीज़ों में तब तक इस तरह से इन्वॉल्व भी नहीं था। तो मैं आराम से गया और मैंने उनके बहनों ने कोई प्यार दिया, मैंने उसका स्वागत किया। और क्योंकि मैं सोशल मीडिया से बहुत लंबे समय जुड़ा हूँ, वो मेरे वही फ़ोटो हैं। और फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं टीका लगाता हूँ नहीं लगाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, इससे आम जनता के जीवन में, आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव हो रहा है? ये इसको भी महसूस लोगों को करना चाहिए। जो लोग इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं, उनको ये जवाब देना चाहिए कि वो इतने दिनों से कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने क्या जनता का भला किया, और अगर किया है तो 80 करोड़ लोग कौन है जिसको सस्ता राशन दे रहे हो? लव्या का सवाल सिर्फ इतना है कि सब कुछ क्यों छोड़ दिया? मैंने फिर कहा ना आपसे, मैंने कुछ पकड़ा ही नहीं जो मैंने छोड़ दिया। मैंने आपको बताया ना अपने इंटरव्यू के शुरू में कि अभी भी मैं अपने गुरु खरबों में जाता हूँ। मैं अभी भी मैं वहाँ गया ग्वालियर में, जहाँ जो 6वें गुरु थे, गुरु हरगोविंद सिंह जी, जब उनको छोड़ा गया उस गुरुद्वारे में जहाँ जिसको बंदी छोड़ उत्सव मनाया जा रहा था, मैं वहाँ गया। और मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं अपने संतों गुरुओं में बहुत आस्था विश्वास रखता हूँ। उनकी बातें जो हैं वो सीख देती हैं, तो मैं उन पर चलता भी हूँ। मैं कर्म में भरोसा रखता हूँ, भाग्य में नहीं रखता। अमित कुमार ने पूछा है कि आपका मैनिफेस्टो क्या है? जैसे कि आजकल गारंटी स्कीम का दौर चल रहा है, बड़ी गारंटी स्कीम दी जा रही है, आपका क्या मैनिफेस्टो? मतलब कुछ तो ऐसा 5 या 4 बात कही होंगी कि हिसाब ये करेंगे। मैंने जो फील किया कि एजुकेशन, जिससे आदमी को जानकारी बढ़ती है, जिससे उसको ज्ञान बढ़ता है, या जिसके उसके भविष्य के रास्ते खुलते हैं। तो जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन के साथ जो है, भाई पैसे वालों के लिए अलग स्कूल और गरीबों के लिए अलग स्कूल, ये जो भेदभाव है, भाई अमीर के बच्चे विदेश पढ़ने जा सकते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे अगर उनमें काबिलियत भी हो तो वो गली में ही घूमेंगे। और फिर उसके साथ जो तमाम तरह से जो है अवसर मिलने चाहिए, वो अवसर नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट हो, जो ये जो भेदभाव है, उन सब पे हमारा कंडम है, हम उसका विरोध करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एजुकेशन सबके लिए इतनी सस्ती हो कि हर लोग उसका लाभ ले सके। आप ये बताओ, कोई गरीब का बच्चा क्या MBBS कर सकता है? अगर किसी कारण से उसको सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो प्राइवेट स्कूल के पैसे कहाँ से लेके आएगा? मैंने खुद देखा, मैं एक हॉस्पिटल में गया अपने बेटे को लेके, वहाँ की फीस 500 रुपये है डॉक्टर के देखने। आप बताओ कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? और मैं इस बात का गवाह हूँ कि एक व्यक्ति, मेरा साथी जो बहुत पैसे वाला था, वो उसको चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, वो जिंदा है। लेकिन एक मेरा साथी जिसकी मम्मी को चोट लगी सर में, छोटी सी चोट, लेकिन वो नहीं बच पाई क्योंकि उनको अच्छा इलाज नहीं मिला। और मैंने देखा कि जिन माँ बाप को के बच्चे जो हैं, या जो गरीब लोग हैं, वो किस तरह से अस्पताल के बाहर जब वो अपने बच्चों को इलाज नहीं दिला पाते, कितनी तकलीफ में अपनी माँ को, बहन को, और क्या नहीं बीतती होगी, कैसा आक्रोश पैदा होता होगा उनके मन। मैंने देखा लोगों को मरते हुए, मैंने अपने फादर को देखा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उनका बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता, मेरे फादर जिंदा होते, उनका आशीर्वाद मेरे साथ होता। और मेरी रीढ़, वो पिता हीरो होता है बेटे का, वो एक रीढ़ की हड्डी के जैसे होते हैं, उनका इतना बड़ा सपोर्ट होता है कि आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इलाज सबके लिए इतना सस्ता हो कि हर कोई इलाज करा दे, इलाज की कमी कारण किसी की जान ना जाए। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब मैं बार बार कह रहा हूँ जातिगत जनगणना, कि जातिगत जनगणना हो, उसके आर्थिक आंकड़े भी जारी हों, और जहाँ हिस्सेदारी नहीं है उन सभी डिपार्टमेंट में हिस्सेदारी मिले। और सामाजिक न्याय,
भाई जिनके पास भूमि नहीं उनको भूमि, जो भूमिहीन है उनको भूमि मिले, जो खेती का काम करते हैं, जो वास्तविकता में सच्चाई है, जो लोग खेती करना चाहते हैं। जिनके पास रोजगार नहीं उनको रोजगार मिले। और एक जो सबसे बड़ा इशू आज मेरी समझ में आता है, जिस तरह से महिलाओं पर एट्रोसिटी होता है, मैं आपको गारंटी के तौर पे कहता हूँ, मैं और कोई गारंटी दूं या ना दूं, लेकिन जब हम ताकत में होंगे तो कोई बहन बेटी अपने आप को डरावा घबरावा महसूस नहीं करेगी, किसी भी जाति धर्म की, जो आज की कोई भी सरकार नहीं दे पाई। ना आप उस पर मोदी सरकार को अच्छा कह सकते हो, ना आम आदमी पार्टी को अच्छा कह सकते हो, ना ही आप कांग्रेस पार्टी को अच्छा कह सकते हो, जिनकी बहुत लंबे समय तक सरकारें सेंटर में स्टेटों में रह ली हैं। उन सब की सरकारों के रहते और सारा इंस्टीट्यूशन रहते, फिर भी रेप और हत्याएं होती हैं। और जो ये जातिगत उत्पीड़न है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। जो जाति के आधार पर बटा हुआ समाज है, हम उसको जोड़ के राजनीति कर रहे हैं। जब वो जुड़ जाएगा तो आपस में जो दीवारें हैं वो टूट जाएंगी, भाईचारा पैदा होगा। अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ बंटवारा ये बढ़ता रहे। हम लंबे समय से जो है अलग अलग है, इसमें एकजुटता है वो तब होगा जब जाति विहीन समाज बनेगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिन पर हम लोग काम करना चाहते हैं। उनमें प्रमुख जो मैंने आपको बता दी कि एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा हो, हेल्थ का लेवल बहुत अच्छा हो, और जो एट्रोसिटी है उन पर रोक लगे, महिलाएं सुरक्षित हों और लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिले। सरकार ऐसी योजना लाए कि लोग आगे बढ़े। आपने एजुकेशन की बात कही, तो एजुकेशन हब ऑनलाइन ने पूछा है कि क्या आपका सपना है मुख्यमंत्री बनने का? ऑब्वियसली इन्होंने यूपी के लिए पूछा होगा, मुझे जितना समझ में आता है। मेरा सपना तो बहुत बड़ा है। आपका प्रधानमंत्री वाला ही है? ये आप बता रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ा है तो मतलब देश के लिए। सीरियसली सर, अब मैंने कहा मेरा सपना जरूर नहीं हो राजनीति की हो। मैंने जो ये सपना आपको बताया ये भी तो मेरा सपना ही है कि एक ऐसा समाज बने, एक ऐसा देश बने, इस तरह का सिस्टम बने, ये भी तो मेरा ही सपना है। ये सपना हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने देखा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, महामना रामस्वरूप वर्मा ने देखा, ज्योतिबा फूले ने देखा, और तमाम तरह के अपमान सह के भी सपने को पूरा करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब और बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन कुर्बान किया। उनका भी तो सपने, मेरे सपने क्या वो रखते हैं। मान्यवर काशीराम साहब और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक संयुक्त सपना था कि इस देश में कमजोर वर्गों के लोग, और वो भी डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग, समता समानता बंधुत्व भाईचारे की विचारधारा, ऐसा कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बने। ये मेरा भी सपना है कि मैं उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने में मेरा योगदान रहे, और हम मेहनत करके जिनका वोट है उनका राज आ जाए, इस बात पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। किंग मेकर बनना चाहते हैं आप? मैं किंग नहीं बनना चाहता, ना मैं किंग मेकर, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप गोरखपुर चुनाव लड़ने गए, जितने भी वोट आए हो, आपने कहा कि ना मैसेजिंग गई है कि पूरे यूपी में मैसेजिंग गई है कि हमने साहब की सामने आकर टक्कर दी, आवाज़ दी। तो बनारस में ये संभव हो सकता है कि आप जाएं, आवाज़ दें, मैसेजिंग दें पूरे देश के लिए? अब तो सबको पता लग गया है कि हम सभी को टक्कर दे सकते हैं, और अगर ये नहीं होता तो हम आपके यहाँ नहीं बैठे होते। तो टक्कर देने का काम, मैंने आपसे कहा कि पार्टी का इशू है। पार्टी ने गोरखपुर कहा, मैं गोरखपुर गया लड़ने। पार्टी अगर कहीं और कहेगी, जैसा मैंने आपसे कहा, मैं उसका पालन। मैं पार्टी का एक बहुत ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी की लीडरशिप का जैसा फैसला होगा मैं उसका पालन करूँगा। बड़ा क्लीशे नहीं हो गया ये जो जवाब है, बड़ा ऐसा कि कॉमन जवाब हम जब सुनते आते हैं कि अरे ये तो ऐसा बोला जा रहा है कि हाँ ठीक है, इसको समझा देते हैं। नहीं, मैंने तो लोकतांत्रिक बात बताई आपको। लोकतंत्र का मतलब होता है बहुमत का शासन। तो जब जो बहुमत कहेगा, पार्टी में लीडरशिप है, पार्टी की अपनी जो है कोर कमेटी है, उनका जो फैसला होगा, मैं यहाँ बैठ के कैसे कह सकता हूँ भाई? अगर मैं यहाँ कह दूंगा तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा भाई? बहुत सारे नेता जिस बात पे हठधर्मिता कर लेते हैं कि मैं इसको करूंगा ही नहीं, लेकिन बाद में करना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कानून बनाया किसान आंदोलन वाले, तो आपने देखा फिर उनको पीछे क्यों उठना पड़ा अपनी बात से। जब जनता विरोध करती है तो ये बहुमत की बात है। जब बहुसंख्यक लोग विरोध करेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, फिर आपको पीछे हटना पड़ेगा। तो मैं पहला कोई ऐसा काम ही नहीं करता मुझे पीछे हटना पड़े। इसलिए मैंने ये बात लीडरशिप पे छोड़ी है। लीडरशिप कहेगी तो मैं उसका आपके इंटरव्यू से सुन लेंगे, उनके मन में आएंगे, मुझसे कहेंगे तो मैं जाऊँगा, और जहाँ भेजेंगे वहाँ जाऊँगा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात की कि उत्तर प्रदेश में मेरा ज़्यादा फोकस है। जिला भी बता दीजिए। गाजीपुर से आता हूँ। अच्छा। उत्तर प्रदेश में मायावती जी हैं स्टेब्लिश रूप से, और पिछले चुनाव को हम देखें तो वो उनके पास 8 से 10% का वोट बैंक भी है, जो कि उनका मजबूत बना हुआ है। हाल के वर्षों में आप देखेंगे कि बीजेपी भी अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आ रही है कि हम दलितों में अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं और उन्हें हक दे रहे हैं। तो आप इन दोनों के बीच में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? अभी उनका हापुड़ का एक सम्मेलन हुआ, हो अच्छी बात है कि मैंने यूपी तक वालों से सुना कि उनकी रैली में जो लोग आए हुए थे वो ये चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कि देखो हम इनकी रैली में आप भले गए हों, लेकिन वोट इस बार हम खुला चंद्रशेखर आज़ाद को देंगे। आपके यूपी तक पे मैंने सुना, और मुझे नहीं पता कि इसके बाद आपसे सवाल पूछा गया नहीं पूछा गया कि आपने क्यों दिखाया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं
और आप बस याद करो, मेरे अच्छी तरह याद है कि 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले 2007 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने वाला व्यक्ति भी नहीं था। इनके जो बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे वही चुनाव लड़ते, उनकी जमानतें जब्त हो जाती थी, फिर भी बेचारे लड़ते थे अपनी पार्टी को खड़ी रखने के लिए। तो आज उस पार्टी क्या हालात है, आज वो 2-2 बार से सरकार में बैठी है, आज वो सेंटर में भी है। तो ऐसा थोड़ा ही है कि बैरिकेटिंग लगा हुआ है, कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। भाई हम अच्छा काम करेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे, उनके हितों के लिए लड़ेंगे, उनके बीच रहेंगे, उनके दुख सुख को बांटेंगे, तो वो क्यों नहीं हमारे साथ खड़े होंगे। और कोई मैं पहला आदमी हूँ जो आके खड़ा हुआ हूँ, ऐसा तो ये तो नियम है ना प्रकृति का परिवर्तन। जो अच्छा काम करेगा जनता उसके साथ रहेगी। जिनके साथ पिछली बार थी उनके साथ नहीं रही, जिनके बाद उसके बाद थी उनके साथ नहीं रही, और जिनके साथ आज है, जिस तरह के वो काम करें जैसे आजम खान साहब के परिवार के साथ उन्होंने किया, तो उनके साथ भी नहीं रहेगी। आपका मंच पर एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप निर्मम होकर बता सकते हैं। मैं जानना चाह रहा था कि तुम्हें मुझसे उम्मीद है कि मैं कोई चीज़ झूठ भी बोलता हूँ। मुझे एक चीज़ बड़ी थोड़ी सी अजीब लगी, डाइसी कह सकता हूँ, कि जब मैंने कहा कि ऑफर मिला या बाद में बताएंगे, तो आपने शायद उसको रोक लिया। मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूँ कि जिस चीज़ पे जब बात होनी चाहिए तभी बात होनी चाहिए। अभी कल हम लोग न्यूजीलैंड से जीते, तो कोहली अपना शतक नहीं कर पाए, तो लोगों के मन में न्यूजीलैंड और कोहली चल रहे हैं। अब आप पूछो कि अगला मैच जिससे होगा उसमें कौन शतक बनाएगा, कौन सी जोड़ी अच्छा वो करेगी, तो मेरा क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगले मैच की अगली बार, पहला मैच जो चल रहा है आज उस पर बात की, अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, और अगर हम किसी के भी साथ खड़े हो जाते हैं, इसका फर्क 101% विधानसभा चुनाव में पड़ेगा कि हमारे कार्यकर्ताओं में उलझन पैदा होगी कि आप उस अलायंस का भी हिस्सा हैं और नीचे अलग अलग भी लड़ रहे हैं। तो इसलिए हम किसी अलायंस का हिस्सा तब तक नहीं बनेंगे जब तक हमारा विधानसभा का चुनाव खत्म नहीं हो जाता। जब विधानसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा 5 स्टेट वाला, उसके बाद पार्टी बैठ के निर्णय लेगी कि वो अपने इशूज पे, जिन इशूज जो हमारे मुद्दे मैंने आपसे बताए, वो किसके साथ जाना चाहती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कर ली। अब ये सच बताइएगा कि इंडिया अलायंस वर्ल्ड कप जीत पाएगा कि नहीं? ये सवाल ही गलत है। आप ये कह रहे हैं ना मैच को लेकर, तो क्या हम चाहत करते हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीत जाए नहीं जाए? नहीं, बिल्कुल जीतेगा। अगर यहाँ भी नहीं जीतेगा तो फिर कहाँ जीतेगा? ठीक है, ऐसी एक चाहत हो सकती है कि क्या 2024 में इंडिया अलायंस, चाहत हो या ना हो आप साफ कर सकते हैं कि, और वाकई तार्किक रूप से साइंटिफिक तरीके से क्या इंडिया अलायंस उस दमदारी में है कि उस आप 2024 में वो सरकार बना ले, या बीजेपी सरकार रिपीट होगी? मैं इंडियन हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। तभी तो जब मैं इंडिया का अलायंस का हिस्सा ही नहीं हूँ, तो मैं उनके जीत हार पे क्यों बात करने लगा हूँ? एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी और ये होनी नहीं चाहिए, इसके लिए मैं सरकार की बहुत कड़े शब्दों निंदा करता हूँ। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक पाकिस्तानी फैंस अपने देश का सपोर्ट कर रहा था, और जब आप वर्ल्ड कप करा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तमाम देशों के सपोर्टर यहाँ आएंगे और अपनी देश के जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। तब हमारे लोगों ने सरकारों के साथ जिस तरह का बिहेवियर हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने किया, पुलिस के लोगों ने, वो अच्छा नहीं है। सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीति को देश के साथ मत जोड़ो, इसका नुकसान होंगे बहुत ज़्यादा। अगर सोचे कल ऑस्ट्रेलिया मैच हो और मैं और आप देखने जाएं, तो मैं वहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा क्या? मैं तो अपने देश के जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा ना। मैं उनका सपोर्टर हूँ और मैं वहाँ से चल के यहाँ आया हूँ, और वहाँ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मुझसे कहे कि आप यहाँ नहीं लगा इंडिया जिंदाबाद का नारा, मैं उसके मुँह पर नहीं थप्पड़ मारूंगा एक। मैं अपने देश का नारा लगा तो किसका लगाऊंगा? तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो माहौल है, मुझे इससे बहुत संतुष्टि नहीं है जो बना दिया सरकार ने। इसलिए आपके एक साथी ने कहा कि मेरा बीजेपी से विरोध रहता है, ये उन्हीं की देन है। भाई वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे उससे विदेश रिश्ते, क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं गए पाकिस्तान? बनते ही गए, भागे भागे और चादर उड़ा के आए उनकी माता जी को। तब क्या हुआ? आपने तो फिलिस्तीन का, आपने इजराइल का समर्थन किया, आप फिलिस्तीन को मदद क्यों भेजी? अब आपके समर्थक ही नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार चाहती क्या है। कभी सरकार इस कोने मिलती, कभी उस कोने मिलती। एक तरफ इजराइल का समर्थन कर रहे हो, दूसरे फिलिस्तीन को मदद भेज रहे हो, तो उनके जो समर्थक है वो नहीं समझ पा रहे किससे लड़े। तो ये जो दोहरा चरित्र है ये भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए मेरा उनसे विरोध। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे सवाल थे, और अच्छा होगा कि बिना कटे ही सारे सवाल जनता के बीच आए, तो ये बहुत अच्छा होगा। यकीन रहिए कि ये ऐसे ही जाएगा। बस एक बार बता दिए, टीम स्क्वाड में जाना चाहते हैं नहीं इंडिया की? अगला मैच कब है? 29 तारीख में। 29 तारीख में मेरी रैली आजमगढ़, और मैं कोशिश करूंगा कि रैली से फ्री होके मैच देखने के लिए जाऊं। आप आए, आपने इतना समय दिया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद।
आगे आएंगे, सब पूरा विश्वास। आपकी टीम अच्छा काम करती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके यहाँ देखा कि आप काटते नहीं हो, वरना वो वीडियो जो हापुड़ की है उसमें मुख्यमंत्री जी आपकी क्लास लगा सकते थे यूपी तक वालों की, तो आपने काटा नहीं है। बड़ा अच्छा लगा कि आप जब ग्राउंड में जाते हो तो सबको सुनते हो, ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद।